जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाले में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि देखिए आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है। 2022-23 सत्र का पेपर है। 2023 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। 22-23 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है। तो 2024 और 2025 के सत्र में भी ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार और बहुत ही लाभदायक आपके लिए यह सिद्ध होगा, ठीक है। यह 2025, 26, 27 के एग्ज़ाम में भी एकदम इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें आपके पेपर का नाम है बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन पेपर का नाम है, इकोनॉमिक्स आपके सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। देखिए आपको इसमें दो तरह के क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं। या तो सेक्शन ए यानी खंड ए, खंड बी में आपके क्वेश्चंस होते हैं, या तो आपके तीन खंड में क्वेश्चंस होते हैं, खंड ए, खंड बी और खंड सी। यानी अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। और एक पेपर होता है आपका, एक में पूछे जाते हैं लघु उत्तरी प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है और दीर्घ उत्तरी डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। दो टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग आपके क्वेश्चन पेपर रहते हैं, ठीक है। अलग अलग नियम कानून रहते हैं। जैसे आपकी दीनदयाल उपाध्याय है और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में है। इस बार देखिए आपके किस तरह से क्वेश्चन पेपर आते हैं, क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सिटियाँ जो हैं इस बार, ठीक है, पहली बार फर्स्ट इस समय से जो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर है, अब इनका कंटिन्यू जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो लिखित होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। बाकी जहाँ पर भी आपके लिखित एग्ज़ाम है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, जैसे हो गया छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी भी आप कॉलेज से रहिए, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से रहिए, बस इतना ध्यान रखिए इकोनॉमिक्स में आपके पेपर का नाम बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स होना चाहिए, ठीक है। देखिए किसी कॉलेज में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा लिखने के लिए, किसी कॉलेज में आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है लिखने के लिए, ठीक है। वो पेपर के हिसाब से होता है। तो इस वाले पेपर में आपको 3 घंटे का समय दिया गया था। हालांकि ज़्यादातर कॉलेज में 3 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है। और जो लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स है ये आपका 75 ही रहता है, कोई भी कॉलेज रहे, ठीक है। चलें, बाकी आपका जो 25 नंबर होता है उसमें आपका प्रोजेक्ट वगैरह होता है, वाइवा हो, ठीक है। चले, सेक्शन ए में यानी खंड में आपके लघु उत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं। और जो यहाँ पर नोट्स दिए रहते हैं इसे पढ़ना अनिवार्य है बाबू, ठीक है। जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जहाँ पर जो नोट्स दिए रहते हैं इसे पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। देखिए लिखा है, दिए गए 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। 8 प्रश्न आपको दिए गए हैं, 5 ही करने हैं, ठीक है। और 5 में आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको 6-6 नंबर आपको दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर 6 लिखना चाहिए था इसे। देखिए यहाँ पर लिखा है 5 प्रश्न करने हैं, 6-6 नंबर आपको मिलेगा, 30 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसको जो क्वेश्चन पेपर जिन्होंने बनाया उनसे छापने में गलती हो गई है, ठीक है। चलें, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पेपर में जब आपको लिखित आपका एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन पेपर में लिखा कैसे जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लिखने का सही तरीका नहीं मालूम है तो आप कैसे भी लिख दीजिए, आपको नंबर कम मिलेगा। आप भले अच्छे से लिख दीजिए, पूरे डिटेल में लिख दीजिए, अगर लिखने का तरीका गलत रहेगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लिखा कैसे जाता है इसको भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चले, और जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ इस प्रश्नों का मैं उत्तर भी आपको बताते चलूँगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस प्रश्न पत्र को, आप इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर देंगे, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ, आपके दोस्त ज़रूर जुड़े होंगे। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या तो पुराने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपको आपके लिए क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। एग्ज़ाम से पहले कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी हल करके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा और सब्जेक्टिव भी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। और जो 4-5 क्वेश्चन पेपर होंगे इससे मैं गारंटी लेता हूँ कि एक प्रश्न भी आपका बाहर नहीं आएगा। और कौन सा प्रश्न हर साल आता है, कौन सा प्रश्न हर साल नहीं आता है, इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए 10th है और 12th है,
कक्षा 10 और कक्षा 12 में जैसे आपके कंफर्म होते हैं कि ये क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरह से दोस्तों ग्रेजुएशन में भी कंफर्म होते हैं कि ये टॉपिक जो होता है वो उस टॉपिक से हर साल प्रश्न आएंगे और वह प्रश्न भी आपके हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र के परिभाषा की विवेचना कीजिए। तो यह प्रश्न लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलें अब अगला है, देखिए मांग, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डिमांड जिसे बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम से आप क्या समझते हैं? मांग को निर्धारित करने वाले कारकों को समझाइए। डिस्कस द फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड। ठीक है, तो ये वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये हर साल प्रश्न आता है, इस बार भी आएगा और आगे भी आता रहेगा। ठीक है, डिमांड से कम आपके 10 से लेकर के 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, डिमांड से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसका उत्तर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप लोग। अच्छा, इसमें आपका तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, 8 प्रश्न है, 5 ही करने हैं हमको। इसमें अगला आपका प्रश्न है, तटस्थता वक्र की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषता बताइए। तो ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता, इसे आप स्किप कर दीजिएगा, इसको 4-5 बार पढ़ लीजिएगा, मैं उत्तर आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं उत्तर भी दूंगा आपको, पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें अगला है आपका, उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या करें। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया था, 2024 के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 2025 के एग्जाम में भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे मैं भी आपको चर्चा कर दूंगा। देखिए, आपके पास क्या होगा, यूपीएच होगा। ठीक है, या फिर आपके पास राजेंद्रा होगा। ठीक है, सीरीज होगी कोई, बुक होगा, पीडीएफ होगा, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वही आप लोग वही आंसर तैयार करें, लेकिन ये गारंटी मैं लेता हूँ, जो मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, वो एकदम 100% अगर वही लिख देते हैं, तो अगर यदि 6 नंबर का है तो आपको 5 नंबर एकदम गारंटी के साथ मिलेगा, क्योंकि पूरा नंबर तो आपको नहीं मिलता है। ठीक है, चलें, इसमें अगला है, औसत लागत एवं सीमांत लागत के मध्य संबंधों को स्पष्ट कीजिए। क्योंकि अच्छा, ये औसत लागत और सीमांत लागत ये 100% गारंटी है, एकदम लिख के रख लीजिए, ये आता है हर साल। ठीक है, चले इसे तैयार करना है, क्योंकि देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हम लोग बताते हैं नहीं पढ़ करते हैं, अपने मर्जी से पढ़ करके जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैं वो बता दूंगा आपको, जो बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे ये बात। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब आप कहेंगे हाँ सर, बीए सेमेस्टर वाला क्या पढ़ाया था, वही क्वेश्चन आया है। चले, इसमें 6वां प्रश्न आपका पूछा गया है, एक अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता बताइए, इसके स्किप कर दीजिए, हमेशा नहीं आता है, 3-4 बार इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर 3-4 बार पढ़ लेंगे, अगर एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल आसानी पूर्वक इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चले, अब इसमें अगला आपका पूछा गया है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को समझाइए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, 7वां इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे तैयार करना है, ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर अभी आपको मिल जाएगा। अगला 8वां है, लाभ के जोखिम सिद्धांत को समझाइए। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, लाभ के जोखिम सिद्धांत ये आपके हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ना है, इसका उत्तर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखें, अब यहाँ आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आपको कैसे प्रश्नों को करना होता है, दिए गए 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 15 अंक निर्धारित हैं। आपको 800 शब्दों में उत्तर देना होता है या फिर 500 शब्दों में उत्तर देना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये बात। और इस प्रश्न पत्र में आपके 500 शब्दों में उत्तर देने के लिए बोला गया है। ठीक है, यानी 3 प्रश्न करेंगे तो 15 3 आपके 45। ठीक है, 45 और 30 नंबर वहाँ पर था, 75 नंबर आपके टोटल हो गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन साथियों, जो आपके यहाँ पर 500 शब्दों में जो उत्तर है, देखें, मांग की लोच क्या है, मांग की कीमत लोच की श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, मांग जो डिमांड है, इससे प्रश्न आपके आएंगे। देखिए, 15 और 6 21 नंबर आपके पूछे गए हैं केवल मांग से। ठीक है, डिमांड से आपके 21 नंबर आए हैं, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमांड। ठीक है, ये एकदम रट डालिएगा, ये प्रश्न आएंगे। मांग की लोच क्या है, मांग की परिभाषा क्या है, मांग का अर्थ क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, इन सब का उत्तर मैं बताऊंगा। ध्यान रखिए, धीरे धीरे क्लासेस आती रहेंगी, क्योंकि आपका नवंबर में एग्जाम है। ठीक है, चले,
एकदम तैयार करना है इसे। अगला है पैमाने के प्रतिफलों की चित्रों सहित व्याख्या कीजिए। देखिए एक प्रश्न ऐसा आएगा जो चित्रों सहित व्याख्या करना होगा, एक प्रश्न हर साल आता है। तो पैमानों के प्रतिफल से नहीं, किसी और टॉपिक से भी आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे चित्रों सहित व्याख्या एक प्रश्न आपका आएगा एग्जाम में। अगला इसमें आपका पूछा गया है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है समझाइए। ये स्किप कर दीजिएगा, हमेशा नहीं पूछा जाता है। आपके पास बुक सीरीज होगी तो आप इसे 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला है रिकार्डो के लगान सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक प्रश्न आपका वैज्ञानिकों से संबंधित एक प्रश्न आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके 3-4 बार पढ़ने बाबू, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, क्योंकि 15 नंबर का है, हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। चले, ये लास्ट प्रश्न आपका सीमांत तथा कुल तुष्टिगुण विश्लेषण के महत्व की विवेचना कीजिए। क्या तुष्टिगुण को मापा जा सकता है? तो जो सीमांत है साथियों, सीमांत से भी आपके प्रश्न आते हैं, लगभग 10 से 15 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये भी प्रश्न आपको पढ़ना है। अगर आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर या कोई भी प्रश्न का जवाब आपको नहीं मिल पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट बॉक्स में ये अपना प्रश्न लिखिए और बोलिए सर इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, आप बता दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको तुरंत बताया जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए, अब जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पर आपको लघु उत्तरी में बताया है सेक्शन ए में, इन सब का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी का मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन पेपर था। चलें, देखें, आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, दूसरा प्रश्न, इन दोनों का पहले मैं उत्तर बताऊंगा। कैसे लिखना है ये भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको लिखना किस तरीके से है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हमें अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखनी है, अर्थशास्त्र द्वारा जो दी गई है। तो रॉबिन्स के द्वारा जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई है इसको भी विवेचना करना है। तो पहले परिभाषा लिखना है, कैसे लिखना भैया ध्यान से देखें। लियोनल रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है। उन्होंने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, उसमें अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, जिसमें सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं के बीच का संबंध होता है, जिनका विभिन्न उपयोग में विकल्प किया जा सकता है। ये परिभाषा है जो रॉबिन्सन ने दी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो एकदम मान के चलिए जब जो कॉपी चेक करेगा वो खुश हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 6 नंबर भी आपको दे सकता है बाबू, अब 5 नंबर तो कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा, डायरेक्ट इसे लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको 4 नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे कैसे लिखना है, ठीक है, देखिए ध्यान रखेंगे। इस परिभाषा में निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं की विवेचना की जा सकती है, ठीक है। पहला है आपका संसाधनों की सीमितता, ठीक है। रॉबिन्स के अनुसार संसाधन सीमित हैं और उनका प्रयोग विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस सीमितता के कारण लोग संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं। दूसरा है मानव आवश्यकताओं की असीमितता। रॉबिन्स मानते हैं कि मानव आवश्यकताएं असीमित हैं, ठीक है। रॉबिन्स क्या कहते हैं, जो मनुष्य हैं इनकी आवश्यकताएं असीमित हैं, ठीक है। जब एक आवश्यकता की पूर्ति की जाती है तो दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। जैसे आपका होता है, ठीक है, कोई एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरा इच्छा जागृत हो जाती है कि मुझे यह भी चाहिए, ठीक है। यह स्थिति व्यक्ति को संसाधनों के सही उपयोग पर विचार करने के लिए बाध्य करती है। चलिए आगे आपको लिखना है, तीसरे हेडिंग में आपको लिखना है, और जो यहाँ पर हेडिंग लिखे गए हैं बिल्कुल इसी तरह से डाल करके लिखिएगा, आपको बहुत ही शानदार नंबर मिलेगा, ठीक है। 200 शब्दों में उत्तर देना होता है लघु उत्तरी प्रश्नों का, ठीक है। तो इसी तरह से आपको लिखना है बाबू, ठीक है। देखें, वैकल्पिक उपयोग, रॉबिन्सन के अनुसार वैकल्पिक उपयोग क्या है? संसाधनों का विकल्प के रूप में उपयोग संभव है,
रॉबिन्स की परिभाषा के अनुसार किसी भी संसाधन का एक से अधिक उपयोग हो सकता है। रॉबिन्स अपने परिभाषा में क्या कहते हैं, एक संसाधन है तो जो एक संसाधन है उसका उपयोग कई तरह से हो सकता है, कई बार हो सकता है, ठीक है। और इसलिए लोगों को उन संसाधनों का अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त किया जाए इस पर निर्णय लेना पड़ता है। आगे है व्यवहार विज्ञान। रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को एक व्यवहारिक विज्ञान माना जो मनुष्य के विकल्प चुनने के निर्णयों का अध्ययन करता है। ये निर्णय इस बात पर आधारित होते हैं कि वे अपने सीमित साधनों का उपयोग कैसे करें। चलें, रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषताएं क्या हैं। देखिए 200 शब्दों में लिखना है तो आपको ये सारे लिखने होंगे और इसी तरह से लिखेंगे आप, एकदम गारंटी है, बहुत ही शानदार नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए यह परिभाषा अर्थशास्त्र को, क्योंकि विवेचना हमें करनी है, ठीक है, तो रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषताएं क्या हैं। यह परिभाषा अर्थशास्त्र को एक सकारात्मक विज्ञान के रूप में देखती है जो वास्तविक स्थितियों का अध्ययन करती है, न कि क्या होना चाहिए इस बात पर, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रॉबिन्सन ने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है इसे बाबू एकदम तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है, यह परिभाषा व्यापक है क्योंकि यह केवल धन और उत्पादन तक सीमित नहीं है बल्कि यह मानव व्यवहार और संसाधनों के विकल्प पर केंद्रित है। साथियों आपको मैं बता दूं, अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, आप वहीं से पीडीएफ ये डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलें, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, अपना आराम से डाउनलोड करते रहिए, ठीक है। चलें, उसकी आलोचना करनी है हमें, ठीक है, क्योंकि हमें विवेचना करनी थी तो इसमें आलोचना भी आएगा। तो इस परिभाषा की आलोचना भी की गई है कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को नज़रअंदाज करती है, ठीक है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह परिभाषा केवल संसाधनों की सीमितता और उनके उपयोग के विकल्पों पर ही ध्यान देती है, जबकि अर्थशास्त्र के अन्य पहलुओं जैसे वितरण और सामाजिक न्याय की उपेक्षा करती है, ठीक है। चलें, देखिए दूसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, मांग को निर्धारित करने वाले कारकों को समझाइए। 2 प्रश्न है इसमें, 200 शब्दों में आपको लिखना है, 6 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मांग की परिभाषा क्या, मांग का अर्थ क्या है, मांग से आपके जो डिमांड है इससे प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ठीक है। मैंने 15 नंबर कहा, आपके 21 नंबर इस प्रश्न में आए हैं, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले देखें, मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, तो मांग के नियम, लॉ ऑफ डिमांड, अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और यहाँ जो छोटे छोटे इंग्लिश में वर्ड लिखे गए मांग के नियम, लॉ ऑफ डिमांड, इसे भी आपके एग्जामिनर चेक करते हैं, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। तो मांग के नियम अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो बताता है कि जब किसी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, और जब कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है, बशर्ते अन्य सभी कारक स्थिर रहें। इसे सभी अन्य बातों को समान मानते हुए के रूप में भी जाना जाता है, जिसे लैटिन में कैटेरिस पैरिबस कहा जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके, अगर नहीं क्लास समझ में आ रहा है तो पीडीएफ डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है बाबू। चलिए इसमें आपको लिखना कैसे है आगे, मांग को निर्धारित करने वाले कारक, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न पूछा गया है, आपने समझा दिया कि मांग के नियम से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर मांग को निर्धारित करने वाले कारकों को समझाना है, ठीक है। तो देखें, मांग को निर्धारित करने वाले कारक हैं मूल्य यानी प्राइस, ठीक है। मांग पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव वस्तु या सेवा के मूल्य का होता है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो आमतौर पर उसकी मांग कम हो जाती है, और इसके विपरीत भी सही है, ठीक है। चलें, अगला है आपका उपभोक्ता की आय, कस्टमर इनकम, ठीक है। जो सामान खरीदने वाला है उसका इनकम कितना है, ये भी आपका मायने रखता है, ठीक है। उपभोक्ता यानी जो कस्टमर है उसकी आय में वृद्धि से उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्रय शक्ति मतलब बताइए, क्रय शक्ति मतलब आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे बाबू।
क्रय विक्रय माने क्रय माने खरीदना होता है, ठीक है। जब कस्टमर का इनकम बढ़ेगा, ठीक है, जब उसकी सैलरी बढ़ेगी तो उसका खरीदने का जो उसके अंदर जो अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया ना कि एक चीज़ से आपका दिल नहीं भरता है, फिर जब एक चीज़ आपका पूरा होता है तो दूसरा खरीदने का दिल करता है। उसी तरह से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जब कस्टमर की आय बढ़ेगी तो उसके खरीदने की शक्ति भी बढ़ जाती है, यानी क्रय की शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे वह अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग कर सकता है। इसे सामान्य परिस्थितियों में सकारात्मक रूप से मांग पर प्रभाव डालने वाला माना जाता है। हालांकि कुछ वस्तुओं के लिए, जैसे निम्न श्रेणी के वस्त्र या खाद्य पदार्थ, आय बढ़ाने पर उनकी मांग कम हो सकती है। इन्हें निम्न गुणधर्म वाली वस्तुएं यानी इन्फीरियर गुड्स कहा जाता है, ठीक है। चले इसमें आगे आपको लिखना है समान और प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। इसमें क्या है, प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। प्रतिस्थापन माने सब्स्टिट्यूट गुड्स, आप लोग जानते होंगे क्या है। यदि किसी वस्तु का प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूट आसानी से उपलब्ध है और उसकी कीमत कम है तो मूल वस्तु की मांग घट सकती है। जैसे चाय और काफ़ी प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है पूरक वस्तुएं, ठीक है, कंप्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, जिन वस्तुओं का एक साथ उपयोग किया जाता है। यदि उनमें से किसी एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरी जो वस्तु होती है उसकी मांग भी घट सकती है, ठीक है, जैसे कार और पेट्रोल। आगे बढ़ते हैं, देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। चलें चौथा आपको लिखना है उपभोक्ता की पसंद और प्रचलन, ठीक है, कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड ट्रेंड्स। उपभोक्ताओं की पसंद, फैशन और प्रचलन भी मांग को प्रभावित करते हैं। यदि किसी वस्तु की लोकप्रियता बढ़ती है तो उसकी मांग भी बढ़ सकती है, भले ही उसकी कीमत में कोई बदलाव न हुआ हो, ठीक है। इसमें पांचवा आपका पूछा है दोस्तों, भविष्य की अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन फॉर द फ्यूचर। यदि उपभोक्ता यह मानते हैं यानी कस्टमर मानता है कि किसी वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ जाएगी, जैसे मान लीजिए यदि कोई आपदा आने वाली है तो चावल की कीमत बढ़ने वाली है, ठीक है, तो वे वर्तमान में अधिक मात्रा में खरीद सकते हैं। मान लीजिए सूखा पड़ने वाला है तो आप चावल और गेहूं अधिक मात्रा में खरीद सकते हैं, ठीक है, जिससे मौजूदा मांग बढ़ जाती है, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में मांग होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे लॉकडाउन में हुआ था, सारे सामान लोग खरीद कर घर में स्टोर कर रहे थे, ठीक है, तो सभी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है। तो इसके विपरीत यदि उन्हें लगता है कि कीमतें घटेंगी तो वे खरीदारी टाल सकते हैं, जिससे मांग कम हो सकती है, ठीक है। चले इसमें अगला है आपका पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। जनसंख्या के आकार और संरचना में बदलाव से भी मांग प्रभावित होती है। अधिक जनसंख्या होने से किसी वस्तु या सेवा की कुल मांग बढ़ सकती है, जबकि जनसंख्या की उम्र, लिंग और अन्य जनसांख्यिकी कारक भी मांग को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। यानी छोटे बच्चे हैं, वयस्क हैं, बूढ़े हैं, ये भी आपके, ठीक है, डिमांड पर आपके असर डालते हैं। अच्छा, अगला क्या है, विज्ञापन और प्रचार, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, ठीक है। विज्ञापन और प्रचार उपभोक्ताओं के यानी जो कस्टमर हैं उनके विचारों और क्रय व्यवहारों को प्रभावित कर सकते हैं। यानी जो विज्ञापन आपको टीवी पर दिखाए जाते हैं, हम लोग कस्टमर है, ठीक है, किसी चीज़ का मान लीजिए अभी ड्रीम 11 का प्रचार दिखाता है तो सभी बच्चे क्या करते हैं, ड्रीम 11 पे अपना टीम बनाते हैं, तो ये बहुत ही गलत गंदी आदत है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से दूर रहिए आप लोग। और किसी वस्तु को लेकर भी जैसे एडवर्टाइज दिखाया जाता है, आप उसको खरीदेंगे तो ये भी आपके विचारों और क्रय पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है, जिससे किसी उत्पाद की मांग बढ़ सकती है, ठीक है। चलें इसमें आपका तीसरा और चौथा प्रश्न पूछा गया था साथियों, तटस्थता वक्र की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषता समझाइए। यह आपका नहीं पूछा जाता, 2-3 बार पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे है उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए, ये इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, 4 से 5 बार इसे जरूर पढ़ लेंगे।
और ये तो आप स्किप कर दीजिएगा, चाहे तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा स्किप नहीं करिएगा बाबू, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलें तो हम लोग तीसरा प्रश्न स्किप कर देंगे, चौथा पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप लोग क्या करेंगे, जा करके आप लोग PDF डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चले, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले, आपका चौथा प्रश्न स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए। उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है? लॉ ऑफ डिमाइनिंग रिटर्न्स। ठीक है, एक आर्थिक सिद्धांत है जो कहता है कि किसी उत्पादन प्रक्रिया में जब एक निश्चित संसाधन जैसे श्रम, पूंजी या कच्चा माल की मात्रा बढ़ाई जाती है, जबकि जो अन्य संसाधन है उसकी मात्रा स्थिर रहती है, तो प्रारंभ में उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन एक समय के बाद हर अतिरिक्त इकाई से होने वाली उत्पादन वृद्धि घटने लगती है। उत्पत्ति ह्रास नियम व्याख्या यही है। ठीक है, आगे आपको नहीं समझ में आया है, देखिए इसको लिखना कैसे है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है। ठीक है, ऐसे आपने लिख दिया है। ठीक है, आगे आपको उदाहरण देकर भी समझाना है। ठीक है, उदाहरण देकर के आपको समझा देंगे प्रश्न में कि यदि एक किसान है, किसान के पास एक निश्चित मात्रा में भूमि है। ठीक है सर, और वह उसमें श्रमिकों की संख्या बढ़ाता है। मान लीजिए धान की गड़ाई करना है। ठीक है, तो धान की गड़ाई में क्या करता है, वह श्रमिकों को बढ़ाता है, यानी बाहर से दूसरे गांव के लोगों को बुलाता है और पैसे दे करके धान गड़ाता है। ठीक है, तो प्रारंभ में उत्पादन बढ़ेगा, शुरू में उत्पादन बढ़ता है उसका, लेकिन एक समय के बाद हर अतिरिक्त श्रमिक से उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं होगी जितनी पहले होती थी। एक बिंदु के बाद अतिरिक्त श्रमिकों का जो योगदान है बहुत ही मामूली हो जाता है, और अंततः यह भी संभव है कि उत्पादन स्थिर हो जाए या घटने लगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से बाबू आपको एग्जाम में प्रश्नों को लिखना है। ठीक है, औसत लागत एवं सीमांत लागत ये इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ना है, इसे अभी हम पढ़ा देंगे। अगला है आपका एकाधिकार से आप क्या समझते हैं, इसका आशय क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ये 4-5 बार पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे आप जा करके PDF में टेलीग्राम ग्रुप में डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पाँचवा हम लोग पढ़ेंगे औसत लागत एवं सीमांत लागत। ठीक है, चलें देखें, यहाँ पर लिखा है औसत लागत एवं सीमांत लागत के मध्य संबंध को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सीमांत लागत एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए कुल लागत में वृद्धि है। ठीक है, और औसत लागत क्या है, औसत लागत कुल लागत को उत्पादित इकाइयों की कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है। जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है एग्जाम में। चलें, ठीक है, तो इसका ज़्यादा 200 शब्दों में इसका उत्तर तो नहीं दे पाए मैंने। ठीक है, तो आप लोगों के पास अगर बुक होगी, सीरीज होगी, तो आप लोग इसे पढ़ लेंगे। ठीक है बाबू, चलें, छठवां प्रश्न आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, या तो आप इसे जा कर के आप टेलीग्राम ग्रुप में डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलें, देखिए अगर टेलीग्राम ग्रुप से PDF डाउनलोड कर लेंगे तो पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, देखिए सातवां प्रश्न आपका वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को समझाइए। तो ये हमेशा नहीं पूछा जाता है। लाभ के जोखिम सिद्धांत को समझाइए, इसे हम लोग पढ़ेंगे। सातवां प्रश्न स्किप करते हैं। ठीक है, सातवां आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, चाहे तो आप इसे ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चले बाबू, चले, यहाँ पर आपका ठीक है सातवां प्रश्न आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से आठवां प्रश्न आपका है लाभ के जोखिम सिद्धांत को समझाइए। तो लाभ का जोखिम सिद्धांत क्या है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ठीक है, यह कहता है, यानी जो लाभ का जोखिम सिद्धांत है यह कहता है कि निवेश में उच्च लाभ की संभावना के साथ उच्च जोखिम भी जुड़ा होता है। यानी आप किसी सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो उच्च लाभ की संभावना के साथ और उच्च जोखिम भी जुड़ा होता है। यदि ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा लॉस होने का भी खतरा रहता है। ठीक है,
अच्छा, सरल शब्दों में जितना अधिक लाभ आप कमाना चाहते हैं उतना ही अधिक जोखिम आपको उठाना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि आप कम जोखिम लेना चाहते हैं तो आपको अपेक्षाकृत कम लाभ की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, चलें इसमें अगला है आपका सिद्धांत के मुख्य बिंदु। ठीक है, इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं, क्योंकि आपको 200 शब्दों में इसका उत्तर देना। ठीक है, लाभ के जोखिम सिद्धांत को समझाना है तो इसे आपने लिख दिया। ठीक है, आगे आपको कैसे लिखना है ध्यान से देखेंगे। सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं, पहला है उच्च जोखिम उच्च लाभ, यानी उच्च लाभ वाली योजनाएं जैसे शेयर बाजार या क्रिप्टो करेंसी अधिक अस्थिर होती है और इसमें निवेश करने पर नुकसान होने की संभावना भी अधिक होती है। ठीक है, अधिक कमाएंगे तो अधिक आपका नुकसान भी होगा। अगला है निम्न जोखिम निम्न लाभ, सुरक्षित निवेश जैसे बॉन्ड या फिक्स डिपॉजिट में जोखिम कम होता है। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, ठीक है, और आपका LIC जमा करते हैं। ठीक है, LIC हो गया, और आपका बैंक में भी आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं जैसे 50,000, ठीक है, 1 लाख आप लोग फिक्स कर देते हैं कि इतने साल के लिए हमें निकालना है। ठीक है, तो उसमें जोखिम कम होता है, लेकिन इनसे मिलने वाला जो लाभ है वो सीमित होता है, इस पर कुछ % मिलते हैं। ठीक है, जैसे 1 लाख जमा करेंगे फिक्स करेंगे तो थोड़ा सा ब्याज मिलेगा, लेकिन यही 1 लाख यदि आप शेयर बाज़ार में लगाते हैं तो 1 लाख का 10 लाख भी हो सकता है, आपका डबल भी हो सकता है और आपका लॉस भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लेकिन इसमें लॉस होने का बिल्कुल कोई गारंटी एकदम लॉस नहीं होता, इसमें ध्यान रखेंगे बॉन्ड या फिक्स डिपॉजिट में, लेकिन इसमें आपको लाभ कम होता है। ठीक है, चलें इसमें अगला है आपका जोखिम सहनशीलता। यह सिद्धांत निवेशक की जोखिम सहनशीलता पर भी निर्भर करता है। कुछ लोग अधिक जोखिम उठा सकते हैं जबकि कुछ लोग सुरक्षित निवेश पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे फिक्स डिपॉजिट है, LIC में आपका बॉन्ड जमा करते हैं, ऐसे। ठीक है, विविधीकरण जोखिम को कम करने के लिए निवेशक अपने निवेश को विभिन्न साधनों में विभाजित करते हैं, जिसे पोर्टफोलियो विविधीकरण कहा जाता है। ठीक है, इससे जोखिम का संतुलन बना रहता है। चले बाबू, यहाँ से मैंने आपको सेक्शन बी तो समझा दिया है, कौन सा उत्तर कौन सा प्रश्न आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से आपके प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसे मैंने समझा दिया है तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको बाकी और चैनल्स पे आपको बताया जाएगा कि कौन सा एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कौन से प्रश्न आते हैं, तो वो सब भी एकदम बिल्कुल सही है। लिखना कैसे है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।